हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों सेकंड लास्ट पड़ाव हमारा था, दैट इज द सेकंड लास्ट एग्जाम, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। मात्र 2 दिन छुट्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें एक होली का फेस्टिवल है वो भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, होली भी हम खेलेंगे और हिस्ट्री भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और होली भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें करना है। आपका माइंड, आपका विजन हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये सब चीज़ क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग हिस्ट्री एग्जामिनेशन। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने बना रखी है। अब जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसी चीज़ें, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले से ही बना के रखी है। तो मैं आपको एक चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स भी हमने पढ़ा रखे हैं। तो कोई भी लोगों को अगर किसी चैप्टर्स को समझने में दिक्कत है तो उन चैप्टर्स को जरूर से आप देख सकते हो। आप कोई भी मीडियम को, हिंदी, इंग्लिश, मराठी मीडियम, कोई भी मीडियम के हो, तो हमने एक ऐसा वीडियोस बनाए हैं चैप्टर्स के जिसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में किया है, हर एक को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो भी आप लोग का एग्जाम हिस्ट्री का होने वाला है, इंग्लिश मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बना रहे हैं, जिसमें कई सारे वीडियोस अब तक हम डाल चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज, अब तक बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं। और ये एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट। अगर आप जानते हो कि आपका जो हिस्ट्री का पेपर है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंसेप्ट चार्ट के ऊपर बेस होते हैं। खासकर क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं तो ये पूरा कंसेप्ट चार्ट के ऊपर ही होता है, जिसमें कंसेप्ट मैप, टाइम लाइन, कंसेप्ट चार्ट, पैराग्राफ को फिलअप करना, ये सब चीज पूछा जाता है। तो जनरल तौर पे देखा जाए कि आपके पूरे पेपर में 4 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे अगर आप ये सारे कंसेप्ट चार्ट अच्छे से देख लेंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, एज ए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अगर आप लोग हो तो प्लीज आप लोग के लिए, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3-4 साल से हमने मेहनत किया है, चाहे वो 6वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं तक हम आपको लेकर आए हैं। जो बच्चा पहले से जुड़ा है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इतना मेहनत हमने हार्डवर्क आपके लिए किया है। लेकिन ये जो 10th स्टैंडर्ड है इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें भूल जाते हैं। ठीक है, हमें छोड़ देते हैं, हमें चले जाते हैं छोड़ के। यार बहुत बुरा लगता है कि यार हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन फिर भी 10th के बाद भूल जाते हैं। तो हमने 10th के बाद 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए भी एक सेपरेट चैनल बना दिया है, JR का ही चैनल है, यानी JR कॉलेज नाम है। तो ये प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो अगर यहाँ तक आए हो तो सबसे पहले हमारे वीडियो को पॉज करके यूट्यूब में जाओ और JR कॉलेज चैनल को सर्च करो। ठीक है, JR कॉलेज, या तो आप डायरेक्टली हमारे ही JR ट्यूटोरियल चैनल के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये चैनल देखने मिल जाएगा। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? JR कॉलेज। ठीक है, JR मतलब पता ही आपको हमारा ब्रांड, और कॉलेज इसलिए क्योंकि आप 11th-12th में जूनियर कॉलेज में पढ़ने जाते हो, इसके लिए JR कॉलेज। तो वो चीज़ है, उसमें सारे के सारे 11th के, 12th के साइंस एंड कॉमर्स के सारे वीडियोस अपलोडेड ऑलरेडी है। मतलब सारा सिलेबस हमने पहले से ही पढ़ा रखा है, तो वैकेशंस में भी आप पढ़ाई की शुरुआत अपनी कर सकोगे और पूरा क्लैरिटी के साथ हर चीज़ दे रखा है। मैंने खुद ने वहाँ पे मैथ्स पढ़ाया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, और हमारे बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जिनको आप JR ट्यूटोरियल्स पे भी देखते हो, उन सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन चैनल को जाके अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन करके रख लो आप सभी लोग, क्योंकि अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझसे लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहना है, क्योंकि वैकेशन में बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में करूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि फेस टू फेस बात कर सकूँ, आपको काउंसलिंग दे सकूँ, करियर गाइडेंस करवा सकूँ। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके जरूर से रख लेना, सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं, काफी टाइम ले लिया, अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाता हूं। क्या है टॉपिक? जैसा कि आप जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट्स। अब जितने भी कंसेप्ट चार्ट है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए कंसेप्ट चार्ट है। देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा था कि आपको टाइप्स ऑफ टूरिज्म आपको पूछा है, और इसमें आपको 4 खाली बॉक्सेस थे, इसमें आपको फिलअप करना था, मतलब कंसेप्ट चार्ट देना था। तो ये 2 मार्क्स का चीज है। तो अगर आपने टूरिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था टूरिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो दुनिया भर के होते हैं। हिस्टोरिकल टूरिज्म है, जोग्राफिकल टूरिज्म है। अगर आप हिस्टोरिकल साइट पे जाते हो तो उसको हिस्टोरिकल टूरिज्म कहा जाता है। आप अगर जोग्राफिकल एरिया में कहीं जाते हो, फ्लोरा एंड फौना वहां पे एक्सप्लोर करते हो, तो वो जोग्राफिकल टूरिज्म है। आप किसी खेत खलियान में घूमने जाते हो तो उसको एग्रो टूरिज्म कहा जाता है। अगर आप बाहर देश के हो, आप इंडिया में आ रहे हो हेल्थ के इलाज के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए, उसको इलाज करने के लिए, तो उसको हेल्थ टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई अनगिनत टाइप के टूरिज्म हमने आपको पढ़ाया था, तो बस उन्हीं में से कोई 4 लिख देना। हमने लिख दिया हिस्टोरिकल टूरिज्म, हमने लिख दिया जोग्राफिकल टूरिज्म, हमने लिख दिया एग्रो टूरिज्म, हमने लिख दिया हेल्थ टूरिज्म। ऐसे 4 टाइप के टूरिज्म हमने लिख दिया। दैट्स इट, 2 मार्क्स आपको हाथ में मिल गए। तो कितना ईजी होता है सिक्योर करना। बस ये सारे कंसेप्ट चार्ट इस 20 मिनट के वीडियो के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर जो मैं कराने वाला हूँ, ये सारे कंसेप्ट चार्ट को बाय हार्ट करके याद कर लेना, बस और कुछ नहीं। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है।
ठीक है, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आपको बहुत इजी लगेगा। टाइमलाइन क्या है कि एडी दिया है ईयर में, तो आपको बॉक्स दिया था यहाँ पे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कब शुरू हुआ, तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 1985 में शुरू हुआ, तो हमने उसमें लिख दिया, खाली बॉक्सेस में लिख दिया कि 1985। वैसे यहाँ पे आगे बढ़ो, बोला 1987 में क्या आया, तो 1987 में सुंदरबन जो आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, उसका नेशनल पार्क आया। फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट दिया था, तो इसका कब शुरू हुआ, तो ये 2012 में शुरू हुआ, और उसके बाद 2014 में आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट कर लेना है कि 1985 में क्या था, 1987 में क्या था, 2012 में क्या शुरू हुआ, 2014 में क्या शुरू हुआ, ये सभी चीज अगर आपको याद है तो ये सिर्फ कंसेप्ट चार्ट में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही में अगर पूछ लेगा बाई चांस कि सुंदरबन नेशनल पार्क कब शुरू हुआ, एमसीक्यू में डैश मार के पूछ देगा, तो वहां पे भी आप लिख पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपके दिमाग में ये चीज याद हो गया। तो अगर आप याद कर लोगे तो ये चीज सिर्फ कंसेप्ट चार्ट में नहीं बल्कि हर जगह काम आ सकता है, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजों को अच्छी तरीके से याद करके ले लो। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंसेप्ट चार्ट। तीसरा चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो अब ये चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से जाएंगे, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करते करते जाएंगे, सभी चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग बस मेरा साथ देना। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में आपको पता है पूरा हिस्टोरियोग्राफी का कंटेंट है उसमें, तो हिस्टोरियोग्राफी में नोटेबल स्कॉलर्स आपने देखा होगा, तो नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, अगर मैं बात करूं जो यूरोप है, ठीक है, उसमें नोटेबल स्कॉलर्स कैसे थे, तो नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप कौन कौन था नोटेबल स्कॉलर, तो उसमें था एक कार्ल मार्क्स। तो जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स का आप लोग को नाम याद आ रहा है उस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या है, कार्ल मार्क्स था, माइकल फोकाउल्ट था, फिर जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल था, रीनी डेस्कार्टी थे। तो ये 4 नाम आपने लिख दिया कि जो भी यूरोप में नोटेबल स्कॉलर्स थे उस टाइम पे हमने नाम लिख दिया। तो आपको याद रख लेना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, कार्ल मार्क्स याद रख लिया, माइकल फोकाउल्ट याद रख लिया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हीगल याद रख लिया, रीनी डेस्कार्टी याद रख लिया, तो ये सब कुछ नाम जो है वो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 का। आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन है क्या, देखो इसी चैप्टर का और एक क्वेश्चन है, आपको कुछ बुक्स के नाम दिए रहेंगे और उनके राइटर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट चार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो आपके हर एक के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से राइटर ने कौन सा बुक लिखा है, और ये चीज ना आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर में भी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन से राइटर ने कौन सा बुक लिखा है तो बहुत ईजी हो जाता है, आधा से ज्यादा चीज आपका वैसे ही सॉल्व। तो याद रख लेना, द हिस्टोरियंस जो बुक है उसको हेरोडोटस ने लिखा हुआ है, याद रखना, द हिस्टोरियंस को किसने लिखा, याद करो, रट्टा मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसएसटी सब्जेक्ट को रट्टा ही मारते हैं, लेकिन समझ के याद करो कि तो हिस्टोरियन आया, हिस्टोरियन मतलब हेरोडोटस, तो हिस्टोरियन ने कौन सा, मतलब द हिस्ट्री बुक जो है वो किसने लिखा था, हेरोडोटस ने लिखा था। फिर डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये तो भाई सब लोगों को बनता है, डी फॉर डिस्कोर्स, डी फॉर डिस्कार्टी, याद रख लेना, मैंने एक तरीका बताया था आपको जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो डिस्कोर्स ऑन द मेथड रीनी डेस्कार्टी, ठीक है, किसने लिखा था, रीनी डेस्कार्टी ने डिस्कोर्स ऑन द मेथड लिखा था। फिर दास कैपिटल, ये तो बहुत फेमस है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था, दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और फिर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज को माइकल फोकाल्ट ने लिखा था। तो ये कुछ चीजें हैं, बस आपको याद करना है बच्चा, मैं अगेन आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको इसको बाय हार्ट करके चलना पड़ेगा, अगर आपको बाय हार्ट है ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और क्या चीजें हैं, देखो इसमें कुछ पर्सनालिटीज के नाम दिए हुए, मतलब समझ लो कुछ हिस्टोरियंस के नाम होंगे और उनका कुछ स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है। तो क्या है, देखो सबसे पहले है वोल्टायर, दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा होगा। तो वोल्टायर का अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मतलब जो वोल्टायर थे उनका क्या एक स्पेशल फीचर था, उन्होंने मॉडर्न हिस्टोग्राफी को फाउंड किया था। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कौन, वोल्टायर। वैसे ही डैश है द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म डैश है, तो ये है सिमोन डी बिहेवियर, ठीक है, सिमोनी डे बिहेवियर याद रखना, द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी फेमिनिज्म की जब भी बात आएगी तो सिमोनी डे बिहेवियर का नाम याद रहेगा। नेक्स्ट है माइकल फोकाल्ट, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये याद रहेगा, माइकल फोकाल्ट ने एक बुक लिखा था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तो बुक लिखा था, लेकिन क्लास थियरी भी उन्होंने ही बताया था, तो याद रखना क्लास थियरी भी कार्ल मार्क्स ने ही बताया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे और उनके फीचर्स थे वहां पे, हमने वहां पे बता दिया, करेक्ट है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, हाँ खत्म, चैप्टर नंबर 1 के इतने सारे हमने आपको ऑलमोस्ट बता दिए, ये सभी में से ही पूछने के चांसेस बनते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्या है, यहां पे ध्यान दो। सेकंड चैप्टर जो है आपका हिस्टोग्राफी, जो आपका इंडियन ट्रेडिशन वाला था, पहला हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, दूसरा इंडियन ट्रेडिशन का हिस्टोग्राफी। अब इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स मिल, तो इसमें हम लोग को जेम्स मिल का क्या है, इसने बताया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसने बताया था जेम्स मिल ने, ठीक है। नेक्स्ट डैश ग्रैंट डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठास को बताया था, ठीक है, ग्रैंट डफ ने हिस्ट्री ऑफ
मराठास को बताया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताया था। ये सब चीजें याद रखो भाई, याद करना पड़ेगा। जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ग्रैंड डफ हिस्ट्री ऑफ मराठा, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। फिर एस ए डांगे, तो डांगे याद रखो, डांगे याद रहेगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, डांगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, इस प्रकार से रट्टा मारो, इसको याद करो, क्योंकि कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखा एस ए डांगे तो उसका कनेक्शन किससे है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी से है, ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, तो ये उन्होंने एक बुक लिखा था हु वेयर द शूद्रास, ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, हु वेयर द शूद्रास, याद रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दो, सेकंड चैप्टर का ही क्या बोल रहा है, आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरिकल स्कूल्स थे, ठीक है ना, ये जो आइडियोलॉजिकल स्कूल्स थे हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, उनका क्या आइडियोलॉजी था यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें थी वहां पे। तो एक हिस्ट्री टाइप था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, मतलब टाइप्स ऑफ हिस्ट्री बस आपको याद होना चाहिए क्या, कि आइडियोलॉजिकल स्कूल्स जो थे हिस्टोरियोग्राफी का पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद क्या था, तो वो था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सुबाल्टन हिस्ट्री, याद रखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सुबाल्टन हिस्ट्री, और तीसरा फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ये तीन टाइप के हिस्ट्री आपको याद रखना है, मार्क्सिस्ट, सुबाल्टन और फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट, सुबाल्टन और आपका फेमिनिस्ट, जो कि था आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये वर्ड याद रखना है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, प्री इंडिपेंडेंस पूछेगा तो अलग आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ है क्या, देखो एक और चीज है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, क्या बोल रहा है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहीं दिख रहा है या फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियन दिख रहा है, ठीक है, तो उनके कुछ राइटिंग्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन का देयर राइटिंग क्या है, ताराबाई शिंदे जो कि एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थी, उनकी क्या राइटिंग्स थी, उनकी बुक क्या थी, स्त्री पुरुष तुलना। तो ताराबाई शिंदे कभी भी दिखा, स्त्री पुरुष तुलना याद रखना है, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। नेक्स्ट पंडिता रमाबाई, याद रखना था, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, बहुत फेमस है ये, रमाबाई से याद रखोगे, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पंडिता रमाबाई हाई कास्ट हिंदू वुमेन इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, ठीक है, मीरा कोसांबी क्या है, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री, ठीक है, क्या है मीरा कोसांबी का क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री, याद रहेगा। नेक्स्ट डॉक्टर शर्मिला रीगी, ठीक है, डॉक्टर शर्मिला रीगी राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनियल्स, ये कुछ चीजें हैं, इसको भी आप याद कर लो, ठीक है। जितने जितने नाम जो भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या क्या लिखा था उनके बारे में पूरा यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, बस इसको आप बाय हार्ट कर लोगे, अच्छे से याद कर लोगे। क्लियर, ओके है बच्चा, आगे बढ़ जाए क्या थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कौन से टाइप के कंसेप्ट चार्ट है। देखो यहाँ पे एक और है इसी चैप्टर का, क्या है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन ऐसे थे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर, ठीक है, तो कौन कौन थे याद रखना। एक तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर थे, बहुत इंपॉर्टेंट, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, जिन्होंने क्या लिखा था, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखा था इंडिया का, याद रखना। तो ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स हिस्टोरियंस में शामिल है, ठीक है, हिस्टोग्राफर बोलो, हिस्टोरियंस बोलो, जो भी है, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, दूसरे कौन थे, राजेंद्र लाल मिश्रा, राजेंद्र लाल मिश्रा याद रख लो, इसके अलावा राधा कुमुद मुखर्जी, और एक है वीके रजवाड़े, ठीक है। ये चार नाम आपको याद होना चाहिए, जब भी कहीं पे दिखा आपको नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर इंडिया में, ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से नोटबुक में नोट डाउन कर लो और फटाफट से याद कर लेना, ठीक है। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ है कि आपको मैं एक ही शॉट में बहुत सारी चीजें सिखा दूं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव सिखा दिया जिसमें एमसीक्यूज और आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर आपको मैंने पूरा सिखा दिया। एक वीडियो में मैंने आपको पूरा एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस का सिखा दिया, स्ट्रैटेजी वीडियो दे दिया, आपको कैसे पढ़ना है वो सब बता दिया। एक वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट चार्ट सिखा दूंगा हिस्ट्री का, फिर ऐसे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट चार्ट सिखा दूंगा। एक वीडियो में पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढ के लिखते हैं हिस्ट्री वाला, वो भी ढूंढ के वो वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा। फिर एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे जो ट्रू और फॉल्स वाले गिव रीजंस होते हैं ना, ट्रू और फॉल्स वाले गिव रीजन, उसको कैसे करते हैं। ये सारे एक एक अलग अलग वीडियोस लाके इन 1.5 दिन 2 दिन जो गैप है आपका, इनमें पूरा सिखा दूंगा। लेकिन बस आप लोग को ईमानदारी से हमारे वीडियो देखना है और शेयर करना है, और अगर मैं बोलूं तो प्लीज लाइक जरूर से करना वीडियो को, क्योंकि यार लाइक जब करते हैं ना तो हमें देख के काफी अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा लाइक का टारगेट अगर मैं देना चाहूं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो करो, और एक 5000 का लाइक का टारगेट मैं देना चाहता हूं बच्चा। ओनली 5000 लाइक अगर कर दोगे तो यार बहुत दिल को सुकून मिलेगा, तो प्लीज 5000 लाइक करवा देना, ठीक है, मेरे लिए कर देना। चलिए आ जाते हैं और फटाफट से क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे कल्चरल हेरिटेज की बात हुई है, ठीक है। अब कल्चरल हेरिटेज 2 टाइप के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। इन सभी को याद रख लो कि टेंजिबल हेरिटेज कौन कौन से होते हैं, याद रखना, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से होते हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से होते हैं। एटलीस्ट 3-3 4-4 याद हो गया, कहीं पे भी यूज होगा, कंसेप्ट चार्ट में भी यूज होगा, एमसीक्यूज में भी होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उसमें भी यूज होगा। तो देखो टेंजिबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करूं तो उसमें आ जाता है आर्टिफैक्ट्स,
बिल्डिंग्स आ जाता है, स्कल्पचर्स आ सकता है, एंशिएंट साइट आ जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है। ये क्या होता है? टैंजिबल, ठीक है, ये क्या हो जाता है? टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, जो कि कहीं ना कहीं एक फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोई चीज। तो आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई पुराना खोया हुआ चीज जो निकाला गया एक्सकवेशन करके, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, स्कल्पचर, कोई पुराना एंशिएंट साइट हो सकता है, कुछ लिखी हुई चीज मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, या फिर कोई पेंटिंग हो सकती है। ये सब फिजिकल में आ जाते हैं। दैट इज द टैंजिबल कल्चरल, ठीक है, हेरिटेज। अब इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोली हुई चीज, दैट इज ओरल ट्रेडिशन, कुछ लैंग्वेज हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल स्किल्स हो गए, या फिर कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, या फिर कुछ सोशल कस्टम्स हो गया, रिचुअल्स हो गया फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का, या फिर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया। तो ये जो चीजें होती है ये फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया था टाइम, ये चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाया था हमने तभी बता दिया था। तो ये सारे के सारे नाम याद रख लेना। टेंजिबल में ये सब आ जाते हैं, इनटेंजिबल में ये सब आ जाते हैं। इसको आप बाय हार्ट कर लो, रट्टा मार लो, कैसे भी कर लो, लेकिन याद कर लेना। तो ऐसे कंसेप्ट चार्ट में भी पूछे जा सकते हैं और कहीं और भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अलग अलग जगह, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट में क्या बोल रहा है? ह्यूमैनिटीज के बारे में दिया है। तो ह्यूमैनिटीज किससे कनेक्ट करता है? सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, आर्कियोलॉजी से और हिस्ट्री से। तो ये ह्यूमैनिटीज के 4 स्तंभ है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। ह्यूमैनिटीज कहीं पे दिखा तो आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री, ये चारों चीज आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? हमारा वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया में बहुत सारे हैं। तो वो पूरे वर्ल्ड में जो शामिल होता है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से? अगर आप ये ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। एक है सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। एक है आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि शायद आसाम में आता है, एक बार चेकआउट कर लेना इसका। और ये कोयलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चारों के चारों नाम आप याद रख लेना। अगर वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया की बात अगर होगी तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोयलादेव नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रहेगा, इसको आप अच्छे से लिख लो नोटबुक में और फटाफट से याद कर लो, ठीक है। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र, यानी हमारे महाराष्ट्र में, आमचे महाराष्ट्रमध्ये कोण कोण आहे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, कोणता कोणता आहे वर्ल्ड हेरिटेज साइट? लिहिला इकडे, देखा बघा, एलिफेंटा केव्स, आपको पता है? अगर आप चर्च गेट से पीछे समुद्र के रास्ते से आधा घंटा जाते हो तो एक केव्स आता है, मैं गया हूं एक बार बचपन में। एलिफेंटा केव्स बहुत सुंदर जगह है। तो एलिफेंटा केव्स हो गया। इसके अलावा एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ये तो बहुत फेमस है, अजंता एलोरा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, रेलवे स्टेशन जो है, ये भी बहुत फेमस है और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, ठीक है। फिर द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रख लेना है। कहीं पे भी एक फ्लोचार्ट दिखा या फिर कहीं पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहीं पूछता है कि भाई महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से है, तो भाई ये सब नाम लिख लेना, ये बहुत फेमस चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। और कुछ है क्या इस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 आ गया, देखो हमारा चौथा चैप्टर यहां से आ गया। अब चौथा चैप्टर क्या बोलता है यहाँ पे? देखो, टेम्पल है, आर्किटेक्चर नागर स्टाइल का, ठीक है। टेम्पल दिया है, आर्किटेक्चर और नागर स्टाइल दिया है। यहाँ पे नागर स्टाइल, यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल और एक हेमदपति, 3 टाइप के मंदिरों के स्टाइल होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो नागर स्टाइल जो होता है वो जनरली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। नागर स्टाइल का जो टेम्पल होता है वो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो द्रविड़ स्टाइल का जो होता है, नाम से पता चलना चाहिए, ये साउथ में पाया जाता है। और जो हेमदपंथी है वो जनरल तौर पे पाया जाता है अलग जगह पे, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, एक सेकेंड। देखो, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये ब्लैक वाले लाइन को इग्नोर कर दो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल बताना है कि भाई नागर स्टाइल यानी नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं नागर स्टाइल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो ये क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लान होता है और कर्वीलिनियर टावर होता है। टावर होता है कर्वीलिनियर, मतलब कर्व्स का ऐसा टावर ऊपर बना रहता है। आपने देखा होगा, कोई भी टेम्पल ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, कोणार्क सन टेम्पल आपने देखा है, ठीक है, ये कहाँ आता है, ठीक है। उसके अलावा दिलवारा जैन टेम्पल हो गया। ये सब कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टाइल बनाया हुआ जो है, जो ये मंदिर को डिजाइन करने का जो स्टाइल है, उसको कहा जाता है नागर स्टाइल, ठीक है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। वैसे ही अगर आप
द्रविड़ स्टाइल का पहले देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाई गोपुरम होता है, पोर्चेस होता है, पिलर हॉल्स होते हैं, मतलब पिलर लगे होते हैं, ठीक है। ए टैंक विच इज कॉल्ड द पुष्कर, ठीक है, तो ये उसमें होता है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, मदुराई मीनाक्षी टेम्पल हो गया, राजा गोपुरम ऑफ श्रीरंगम हो गया। तो ये सब कुछ नाम याद रख लेना, इसको आप रट्टा मार लो कैसे भी करके, लेकिन याद कर लेना अगर ऐसा पूछा तो। और तीसरा है हेमत पंथी स्टाइल टेम्पल, इसमें जो वॉल्स होते हैं ना, ये बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेनन एंड मोटॉइस टेक्निक विथ आउट यूजिंग द मोटार, मोटार के बिना इसका यूज होता है। और ये प्लान जो होता है वो स्टार शेप होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे महाराष्ट्र में भी है गोंदेश्वर टेम्पल, अम्बरेश्वर टेम्पल, ये सब हेमतपंथी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसको बस आप याद कर लो, मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट लिख कर लाया हुआ है मेहनत करके, ताकि आप लोग को ये चीज़ अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। लास्ट ईयर के बच्चों को भी ऐसे ही मैंने बताया था। लास्ट ईयर के जो बच्चे थे ना, जिन्होंने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया था, उनको भी मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, और कहीं ना कहीं उनको बहुत हेल्प हुआ था ये सब चीज़ से, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको भी होगा। अब देखो एक और चीज़ है, क्या बोल रहा है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। क्या बोल रहा है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, मतलब हमारे इंडिया में जो क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप उड़ीसा में जा रहे हो तो ओडिसी डांस बहुत फेमस है। ये किसकी बात हो रही है, क्लासिकल डांस फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है बच्चा, क्लासिकल डांस फॉर्म की बात हो रही है। तो उड़ीसा में ओडिसी डांस हो गया। नॉर्थ इंडिया में कथक बहुत फेमस है, नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे कथक बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ये भी आपने बहुत सुना होगा, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। महाराष्ट्र में लावनी डांस। तो ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म है जो इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म में कंसीडर होता है। तो ये आप अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, अलग अलग सिटीज होते हैं, उनके हिसाब से जो डांस फॉर्म फेमस है उनके नाम भी याद रख लोगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें, और भी है चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे आ गया 5वां चैप्टर, देखो 5वां 6वां 7वां 8वां, यानी और 4 चैप्टर बचे हैं, और फिर ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। तो फटाफट से आपको बस देखना है क्या है। देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। क्या बोल रहा है, हिस्ट्री दिया हुआ है। अब हिस्ट्री में ऊपर एडिटोरियल्स लिख दिया है, रिव्यूज दे दिया, मतलब दो चीज उन्होंने पहले लिख के दे दिया, और दो डैश, एक इधर डैश बॉक्स, इधर एक बॉक्स लिख के रखा है। तो हिस्ट्री एडिटोरियल्स भी होता है, रिव्यूज भी होता है, हिस्ट्री का आर्टिकल्स भी होता है, हिस्ट्री का ये हिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। न्यूज हो सकता है, कॉलम्स हो सकते हैं। तो ये जो अगर कंसेप्ट मैप अगर आता है तो इसको आप याद कर लो, इस प्रकार से ये चीजें लिखना है आपको। अगर ये कहीं पे भी दिख गया, अगर आपको एग्जाम में ये दिख गया, बस यही उठा के छाप देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। करेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन टेलीविजन का, इसका पूरा हिस्ट्री का कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप, या फिर टाइमलाइन बोलते हैं, इस तरीके के ऐसी चीजों को हम टाइमलाइन बोलते हैं। तो टाइमलाइन के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंडियन टेलीविजन का टाइमलाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले याद रख लो, इसको याद करने वाली चीजें हैं सब ये। 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था, याद रखना। 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, आपको पता है ना, एक DD1 करके एक चैनल आता, बहुत पहले बचपन में हम जब छोटे थे तब, एक जैसे आज के डेट में इतने सारे चैनल्स है, लेकिन उस टाइम पे इतने चैनल्स नहीं होते थे, बहुत 2-3 चैनल ही देखने मिलते थे। DD1 दूरदर्शन, मेट्रो एक आता था, और भी ऐसे 2-3 चैनल थे, बस बहुत गिने चुने चैनल थे। तो सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला चैनल था वो दूरदर्शन था, और उसी पे बहुत फेमस चीज आते थे, शक्तिमान आता था, जूनियर जी आता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं शायद आपने इन सब का नाम भी सुना होगा नहीं, लेकिन हमारा बचपन तो ऐसे ही बीता है बच्चा। जब हम लोग बहुत छोटे थे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, ये सब चीज़ देख के हम लोग बड़े हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझोगे। तो 1959 याद रख लो ईयर, 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया था। फिर 1972 में दूरदर्शन मुंबई का सेंटर जो है उसको प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए शुरू कर दिया गया था। तो याद रखना 1959 सबसे पहले क्या हुआ, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर को इनॉग्रेट किया। 1972 डेट्स भी याद रख लेना, 1959 के बाद 1972 फिर क्या हुआ, मुंबई का जो सेंटर था दूरदर्शन का, उसमें प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का शुरू हो गया। उसके बाद 1972 के बाद आ रहा है 1982, देखो 1972 के बाद 1982, जिसमें कलर टेलीविजन पहली बार दुनिया में आया। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार कलर टीवी किसी ने देखा होगा। कि पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो ना ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता था, लेकिन 1982 में लोगों ने पहली बार कलर टीवी देखा होगा कि यार कितना सुंदर दिखता है, सब चीज़ कलरफुल दिखता है। और उसके बाद आया 1991, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट बनी तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे परमिशन दिए बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट और नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स को, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स जो वो बनाते थे उसको टेलीकास्ट कर सके इंडिया में। और इसी तौर पे 1991 के बाद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट चैनल्स आने लगे, और आज देखो कितने नंबर ऑफ चैनल है, हजारों चैनल्स है। आप बस चैनल चेंज करते जाओ, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स आपको देखने मिल जाएंगे, है कि नहीं, इतने सारे चैनल्स है। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये टाइमलाइन याद रह जाएगा इंडियन टेलीविजन के रिगार्डिंग, बहुत ईजी है, ठीक है, याद रख लोगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। क्या दिया है इसमें बैकग्राउंड और फंक्शन दिया है, किसका, रेडियो और टेलीविजन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है हैंडराइटिंग में, लेकिन इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में नोट डाउन करके इसको याद कर लेना। क्या है, पढ़ो इसको।
रेडियो का, तो रेडियो का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आईबीसी वाज द फर्स्ट कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, याद रख लेना। आईबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता हो जिनको, आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि पहली ऐसी कंपनी थी जो ब्रॉडकास्ट करती थी अलग अलग डेली प्रोग्राम को, और फिर आईबीसी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को बाद में रीनेम चेंज करके क्या रख दिया, आईएसबीएस रख दिया गया था, ठीक है। बाद में उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ये आईएसबीएस नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो आज भी बोला जाता है ना, एआईआर, ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रैंक जेडब्ल्यू सीटी बाकी ये सब चीज़ में हम यूपीएससी वगैरह में देखते हैं ना, इसका कितना एआईआर कितना आया बच्चा, एआईआर 1 आया, अच्छा ऑल इंडिया रैंक 1 आया, लेकिन वो एआईआर अलग है, ये एआईआर मतलब ऑल इंडिया रेडियो। तो आज भी अगर आप देखोगे कोई रेडियो वाले प्रोग्राम होता है तो वो एआईआर यानी ऑल इंडिया रेडियो पे आता है। तो इसका ये बैकग्राउंड था, ठीक है। वैसे उसका फंक्शन क्या है, रेडियो का फंक्शन क्या है कि रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ताकि देखो पहले के जमाने में टीवी वगैरह इतना नहीं होते थे, तो रेडियो ज़्यादा चलता था, लोग खाली सुनते थे, देखने का टाइम वैसे भी नहीं मिलता था, प्लस होता नहीं था प्रोग्राम्स वैसा, तो लोग सुनते थे। तो बहुत सारे ना आकाशवाणी और ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या होते थे प्रोग्राम्स होते थे, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। गवर्नमेंट को अगर प्रचार करना है अपना, तो गवर्नमेंट रेडियो के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम्स रन कराती थी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो स्कीम्स हो गए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो गए, अवेयरनेस हो गया, न्यूज़ फैलाना हो गया, प्रोग्राम्स करना, ये सब चीज़ गवर्नमेंट क्या करती थी, कहीं ना कहीं रेडियो के थ्रू जो है वो फंक्शन करती थी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। उसी प्रकार टेलीविजन का क्या बैकग्राउंड है, तो टेलीविजन जो है जैसे मैंने बताया अभी टाइमलाइन में कि दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर जो इनॉग्रेट किया गया, याद रखना कब किया गया था, 19 देखो मैं भी भूल जाता हूँ, 1959, ठीक है। 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर को इनॉग्रेट किया था। तो याद करना है आपको, मेरे को तो एग्जाम लिखना नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन आप लोग को याद करके चलना है कि अगर कहीं पे भी दिख गया दिल्ली दूरदर्शन सेंटर 1959 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जब इनॉग्रेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कौन थे, पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, पता है ना, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके हाथों द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। और फिर 15 अगस्त 1982 के दिन, 15 अगस्त 1982 1982 के दिन कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ भारत देश में, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या है कि फंक्शन ये है कि भाई जो रेडियो में लोग सुनते थे तो सिर्फ सुनाई देता था कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस सुनाई दे रहा है। क्रिकेट मैच चलता था जैसे 1983 का वर्ल्ड कप, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टीवी पे नहीं देखा 1983 का वर्ल्ड कप, लेकिन सुना कहाँ, सुना रेडियो पे। तो वही चलता था, कपिल देव ने मैच जिताया था, मतलब मैच तो कपिल देव ने नहीं पूरी इंडियन टीम ने जिताया था, लेकिन कहीं ना कहीं पहला वर्ल्ड कप हमारा भारत देश जीत रहा था। इतने सारे बड़ी बड़ी टीम, वेस्ट इंडीज जैसी खतरनाक टीम, खतरनाक बॉलर्स, उनके सामने हमारा भारत देश जाके जीत के आया था, ठीक है। वर्ल्ड कप 1983 वर्ल्ड कप, कपिल देव कैप्टन थे उस टाइम पे। तो लोग ने रेडियो में सुना था और इतना खुश हो गए थे। सोचो उसके बाद धीरे धीरे करके ये जमाना आया कलर टीवी का, कलर टीवी का और टीवी का। तो क्या आया, तो ये जो लिमिटेशन था कि लोग सिर्फ सुन सकते हैं, तो रेडियो का जो लिमिटेशन था उसको न्यूज़पेपर का एंड बाकी चीज़ का उसको टेलीविजन ने दूर कर दिया, क्योंकि टेलीविजन क्या था, एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाता था, यानी आप एट ए टाइम देख भी रहे हो कि क्या हो रहा है, एट ए टाइम सुन भी पा रहे हो, तो डबल एक्साइटमेंट होता कि यानी रियल लाइफ चीज़ें हमको पता चलती थी। ये करता था एंटरटेनमेंट, टीवी से एंटरटेनमेंट होता था, बहुत सारे नॉलेज मिलते थे, न्यूज़ पता चलता था, करंट इवेंट्स पता चलते थे और रिलैक्सेशन होता था। ये सब चीज़ उसके फंक्शंस थे। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के दिखा दी, समझा दी, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ और टाइमलाइन है। अगर कहीं पे भी दिखा 15 सितंबर 1959, तो अभी हमने पढ़ा था 1959 में क्या हुआ था, दूरदर्शन का ये हुआ था। तो याद रखना कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन स्टार्ट, ठीक है, दूरदर्शन स्टार्ट कब हुआ था 1959 में, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है तो याद रखना 15 सितंबर। तो 15 सितंबर 1959 में पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो दूरदर्शन चैनल था वो स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा फर्स्ट में 1972 में, पहला मई 1972 में मुंबई दूरदर्शन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद वापस से 1982 कौन सा दिन, 15 अगस्त के दिन कलर टेलीविजन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। और उसके बाद 1991 में हर प्राइवेट चैनल्स जो है जिनको राइट्स मिल चुका था ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट कर सके। इस प्रकार से भी ये कंसेप्ट चार्ट या कंसेप्ट मैप या फिर टाइमलाइन बोल लो, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ के डेट्स एक्जैक्टली याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ये देखो चैप्टर नंबर 6 आ गया, ये आपका चैप्टर नंबर 6 यहां से शुरू हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 का देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फोल्क थिएटर इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फोल्क थिएटर है। तो याद रखना, जैसे दशा, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर आप आपने चैप्टर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 तो आपको पूरा पता होगा। तो दशावतार थिएटर हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, पावड़ा हो गया, कुछ लोग इसको पोवाड़ा भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, कोई प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग याद रख लो। पावड़ा हो गया, तमाशा हो गया, ललित हो गया, पपेट्री हो गया, पता है ना पपेट्री, ये सारे के सारे हैं अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या, फोल्क थिएटर। महाराष्ट्र में फोल्क थिएटर ये है। तो अगर कहीं पे भी ये पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा या फिर आपको ये डायरेक्टली कंसेप्ट चार्ट में पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ रहा है, ये कुछ 8-10 नाम है, याद रख लो भाई। क्या है, ललित एक फोल्क थिएटर है महाराष्ट्र में, पपेट्री है, दशावतार थिएटर है, भजन, कीर्तन, पावड़ा, तमाशा, ये कुछ नाम याद रख लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
संत हु पॉपुलराइज द भजन, कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने भजन को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था पूरे इंडिया में। तो कौन कौन से ऐसे संत थे? तो गुजरात की अगर बात करेंगे तो मीराबाई, याद रखना, गुजरात की बात हो रही है मीराबाई। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही तो तुलसीदास और सूरदास जो संत है हमारे, ठीक है, काफी फेमस, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। तो नॉर्थ इंडिया की बात होगी तो तुलसीदास और सूरदास, ठीक है। इसके अलावा संत और कौन कौन थे? कर्नाटक की बात होगी तो संत, ठीक है, बसावना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, संत बसावन्ना, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें हमारे संत नामदेव। तो इनके कुछ नाम है अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, आपको याद रखना है कि कौन कौन से संत कहां कहां से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या क्या किया था। ये सब चीज याद रहेगा बच्चा, बहुत ईजी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। और क्या है? चैप्टर नंबर 7 आ गया, करेक्ट। ये चैप्टर नंबर 7 किस बारे में था? जैसे कि हमने आपको बताया था ये चैप्टर नंबर 7 था आपके स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें बोल रहे हैं इंडोर गेम्स बताओ। तो भाई इंडोर गेम्स दुनिया भर का आपने उस चैप्टर में पढ़ा, आप कुछ और मत लिख के आ जाना, आज का लेटेस्ट गेम मत लिख के आ जाना, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। लिखने के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है सुपरवाइजर जो पेपर चेक करने वाला इन्विजिलेटर है, मॉडरेटर है, वो आपका मार्क्स काट ले। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। तो इंडोर गेम्स क्या क्या है? चेस है, ठीक है, इसके अलावा कैरम बोर्ड है, इसके अलावा कार्ड गेम्स है, इसके अलावा लूडो है, बिजनेस गेम है, आप लिख सकते हो ये सब चीजें। लेकिन और भी जो भी आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, पहले के जमाने में बहुत सारे और गेम होते थे, ठीक है ना, वो पत्थर के गेम होते थे, ऐसे चिप्स बना के खेला जाता था, पत्थर का चिप्स मतलब गोटी बना के खेला जाता था, ये सब चीज गेम्स के तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट और क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अगर हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन की बात करें तो जैसे एक होता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स मतलब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैंडीकैप टाइप के लोग होते हैं ना, उनका भी एक ओलंपिक्स होता है। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स भी होता है जिसमें सारे अलग अलग देश के अलग अलग डोमेन के लोग जाते हैं, बैडमिंटन वाले जाते हैं, फुटबॉल वाले जाते हैं, ठीक है, शॉटपुट वाले जाते हैं, जेवलिन थ्रो वाले जाते हैं, आर्चरी वाले जाते हैं। आपको पता है ना नीरज चोपड़ा उन्होंने क्या कारनामा दिखाया था ओलंपिक्स में। तो ये सभी चीजें हैं। वैसे ही ओलंपिक्स के अलावा होता है पैरालंपिक्स, ये भी याद रखना है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट होता है। अभी अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारे इंडिया ने जीता, कितना खुशी हुआ हमको। उसी प्रकार फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक्स भी होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ठीक है ना, जो 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, हमारे न्यू दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और उसमें जो गीता कुमारी फोगाट है उन्होंने रेसलिंग में काफ़ी जीता था, अच्छा, ठीक है ना, गोल्ड मेडल लेके आए थे उन्होंने, देखा है ना, उसके ऊपर मूवी बनी है दंगल। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 8। अब ये चैप्टर नंबर 8 जो था वो आपके बहुत सारे टूरिज्म के बारे में था। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूरिज्म पूछ लिया, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं, याद है 2024 में पूछा था। तो ये सब नाम याद रख लो। हिस्टोरिकल टूरिज्म हो सकता है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म हो सकता है, एग्रो टूरिज्म हो सकता है। तो हिस्ट्री की जगह पे घूमने जाओ, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफी के प्लेस पे जगह घूमने जाओ, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, खेत वगैरह में घूमने जाओ, एग्रो टूरिज्म, रिलीजियस प्लेसेस पे जाओगे तो रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ के लिए लोग आ रहे हैं बाहर देश से तो हेल्थ टूरिज्म, इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए देखने जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो ऐसे कई सारे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म होते हैं, इनके लगभग 6-7 नाम आप याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और कौन से चीजें हैं? देखो अब ये बोल रहा है हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र। ये तो यार बच्चों वाला सवाल पूछता है, जो बच्चा घूमता होगा पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ घूमा होगा, उनको पता है बहुत सारे हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। जैसे खंडाला घाट, ये तो बहुत फेमस है, खंडाला घाट फेमस है, लोनावला फेमस है, महाबलेश्वर फेमस है, पंचगणी फेमस है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स विच आर मोस्ट फेमस हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र। इसको आपको याद रख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, याद रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 9, आखिरी चैप्टर, याद रख लेना, ठीक है। इसमें सारे म्यूजियम्स के बारे में पूछा है, फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से बहुत फेमस म्यूजियम हैं? तो अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, बहुत फेमस म्यूजियम है। इसके अलावा कोलकाता की बात करेंगे तो इंडियन म्यूजियम। इसके अलावा अहमदाबाद की बात करेंगे तो द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, क्या है? द कैलिको, माफ करना, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा हैदराबाद की बात करेंगे सालारजंग म्यूजियम। इस म्यूजियम में तो मैं गया हुआ हूं और मैंने इसके ऊपर ना व्लॉग बनाया। आपको पता है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग, ठीक है, JR व्लॉग्स। तो प्लीज मैं आपको बोलूंगा, देखो मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, ये पर्सनल चीजें हैं, आपके ऊपर है, आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि हाँ पढ़ लिया, हमारे चैनल से काम हो गया, चलो भूल जाओ, राहुल सर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे दिल से जुड़े रहो, क्योंकि मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूं पिछले 5 साल से, निस्वार्थ होकर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको हमारे इस JR ट्यूटोरियल चैनल पर दे रहा हूँ। बस एक ही इंटेंशन है मेरा कि यार फ्री में सब कुछ दूं, बच्चों को भला करूं, बस यही है। क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, मैं बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन मैं काफ़ी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज भी बोल सकते हो, लोअर एवरेज भी बोल सकते हो। ग्रो किया मैंने, खुद के दम पे किया, मेहनत किया, पेरेंट्स का आशीर्वाद मिला, आप सभी का प्यार मिला, यहाँ तक हम आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना एक छोटा सा शौक डेवलप हो गया यार। शौक क्या था वो?
कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना, या फिर कहीं घूमने जा रहा हूँ ना, उसका छोटा सा ना क्लिप्स बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जर्नी में मेरी सपोर्ट करो, ठीक है। काफी छोटा चैनल है, वैसे देखा जाए तो मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन आज के डेट में शायद 70,000 सब्सक्राइबर्स वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, JR व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी जाके कर लोगे ना, और वहाँ पे जो हम लोग वैकेशन में बहुत सारी चीज़ लाने वाले हैं ना, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे और भी अच्छी तरीके से काम करूंगा और आप लोग के लिए चीज़ें बनाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सके। और खासकर वैकेशन में बहुत सारी चीज़ लाऊंगा, जिसमें मैंने सोचा है मोटो व्लॉगिंग करूंगा, आप लोग के लिए गेम्स प्रोवाइड करूंगा, गेम्स खेलेंगे हम लोग ऑनलाइन आके, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में जो मैं बता रहा था कि जो सालारजंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में, बहुत फेमस म्यूजियम है, इसका कंप्लीट व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अभी मत देखना, बस माइंड में रख लेना कि ये करना है आफ्टर योर ज्योग्राफी पेपर। एक बार ज्योग्राफी पेपर खत्म, फिर आपका टेंशन खत्म, फिर तो मजे ही मजे, 1.5-2 महीना कुछ करना नहीं है, बस यही सब काम करोगे। और बाकी आपको गाइड करने के लिए तो मैं हूँ, JR ट्यूटर पे बहुत सारे करियर गाइडेंस एंड बाकी चीजें मैं लाता रहूंगा, और कहाँ कहाँ कैसे लाएगा वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या लेना है काउंसलिंग कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ये कितना भी बहुत मतलब कुछ भी कर लो, इसको याद कर लो। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसाइक्लोपीडिया के कौन कौन से टाइप है? एक है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, जिसको बोला जाता है विश्वकोश। कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया को विश्वकोश कहा जाता है, ये एक टाइप हो गया। दूसरा एनसाइक्लोपेडिक लिटरेचर, जिसको कोशादृश बोला जाता है। उसके अलावा डिक्शनरीज होते हैं और इसके अलावा इंडेक्सेस होते हैं। इसको तो आप भाई कैसे भी करके याद कर लेना कि कौन कौन से टाइप के एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। करेक्ट है, हो जाएगा याद, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? एक आखिरी बचा हुआ है टाइमलाइन, जो कि इंडियन एनसाइक्लोपीडिया के बारे में बताता है। तो इंडियन एनसाइक्लोपीडिया का टाइमलाइन याद रख लो। सबसे पहले 1876 में भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, इसको याद रख लोगे। 1876 में भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसके अलावा 1932 में भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद 1937 में भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश। उसके अलावा 1946 में भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। और फिर 1969 में आ जाता है प्राचीन भारतीय स्थल कोश, ठीक है। इसको भाई याद कर लेना, कैसे भी करके याद करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क करा देता हूं आप लोग को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कर लोगे बच्चा, इसको याद कर लोगे। अगर ये कर लोगे, इतना सारा कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो कंसेप्ट चार्ट है ना, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट यही आएगा, इसी के बेस पे आ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, या फिर एग्जैक्टली भी आ सकता है, ठीक है। मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि इतने सारे पढ़ लिए कि सारे के सारे कंसेप्ट चार्ट जितने बन सकते के चांस होते थे, उन सभी की चीज को मैंने करा दिया। अब हो सकता है इसी में से बने, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपका। आराम से सारे कंसेप्ट मैप आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट चार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस यही था हमारा वीडियो आज के लिए, इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे, और बहुत सारी और भी चीजें जैसे मैंने आपको बताई, वो सब हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। बस हर एक घंटे पे आके चैनल को चेक करते रहना। और प्लीज मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप छोड़ के मत जाना, इस चैनल पे बने रहना। और इस चैनल को हमें 2 मिलियन से 3 मिलियन तक ग्रो करवाना है। तो ये आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप लोग अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स, जूनियर जो है आपके, उन सभी को शेयर करके हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताएं, ताकि यहाँ पे आके वो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स को पढ़ के समझ सके, कंसेप्ट समझ सके। और लास्ट मोमेंट में तो हम आपको धमाका देते ही हैं, तो हर एक चीज आपको मिलेगा। बस कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है, कीप लविंग अस। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।